नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं ईसीएल का जो भी सिलेबस है उसको मैं एज ए टॉपिक वाइज लेके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसी सिलसिले में आज ईसीएल का सिलेबस का जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि उस टॉपिक में है क्या। ठीक है भाई, नाउ स्टार्ट। क्या बोलता है इसमें? पहले टॉपिक क्या दिया हुआ है? वर्किंग प्लेस एंड रूफ एंड साइड इंस्पेक्शन। क्या है? वर्किंग प्लेस एंड रूफ एंड साइड इंस्पेक्शन। अब भैया एक बात बताओ हमको कि ये जो टॉपिक दिया है ना, इसको सुनने के बाद आपको क्या लगा कि क्या पढ़ना है हमको? भैया माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जाम। मैं हमेशा बात करता हूं कि हर एक एग्जाम का एक औकात होता है, और आप ईसीएल में बैठ रहे हैं माइनिंग सरदार के एग्जाम के लिए। ये औकात अपनी हमेशा याद रखना। ये नहीं कि जितना प्रकार का वीडियो, जितना प्रकार का क्वेश्चन मल्टीपल का सब दागे जा रहा, सब रटे, कुछ नहीं होने वाला। मैं बता दूं, जितना दिया है उतना पढ़िए, बेड़ा पार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है इसमें? वर्किंग प्लेस एंड रूफ एंड साइड इंस्पेक्शन। इसमें क्या है भैया? छोटा सा चीज है, ध्यान से समझिए, समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है हमको। वर्किंग प्लेस कहा? जहां पर काम होता है माइंस में, उसी को हम लोग वर्किंग प्लेस बोलते हैं भाई। ठीक है। दूसरा क्या है? रूफ, चार, साइड, काठी। तो क्या है? पूरा चीज मिला के शुद्ध हिंदी ठेठ भाषा में क्या हो गया कि जहां पर काम होता है वहां का रूफ, साइड का इंस्पेक्शन। तो भैया ये कौन करेगा? माइंस का सरदार करेगा। ठीक है। तो पहला चीज क्या आता है इसमें? रेगुलेशन की अगर हम चर्चा कर लें तो मामला खत्म। तो इसमें रेगुलेशन पहला निकल के आएगा, वो कौन सा आएगा? रेगुलेशन 48। 48 में क्या बोलता है? ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार। क्या बोलता है? ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार। जब इसको देखिएगा ना तो अंदर में ये सारा कुछ मिलेगा दोस्त, उसका भी मैं कैलकुलेशन लेके आया हूं। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या है रेगुलेशन इसमें? रेगुलेशन 129, एग्जामिनेशन बाय सरदार। सरदार जी क्या क्या चीज का एग्जामिनेशन करेंगे। और तीसरा क्या आएगा? रेगुलेशन 166, प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस एंड नॉक्सियस गैस। क्या है? ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार, एग्जामिनेशन बाय सरदार, और प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस एंड नॉक्सियस गैसेस। ये जो टॉपिक है आपका ईसीएल का टॉपिक नंबर 1, वो इसी 3 रेगुलेशन के बीच में है। मैं 12 जो टॉपिक है ना, वो मैं एकदम रेगुलेशन पे दाग के दूंगा मैं आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर 48। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 48 से जितना भी मल्टीपल क्वेश्चन निकल सकता है, ये छिल सकते हैं हम लोग छिल के सामने लाते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है 48 रेगुलेशन से कि गोफ के किनारे पर सपोर्ट और गैस की उपस्थिति की जांच, इंस्पेक्शन कौन करेगा या एग्जामिन कौन करेगा? क्या क्वेश्चन? गोफ के किनारे पर सपोर्ट और गैस की प्रेजेंटिंग उपस्थिति का इंस्पेक्शन, एग्जामिन कौन करेगा? कौन करेगा भैया? सरदार बाबू करेंगे। कौन करेंगे? सरदार बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या है 48 का कि लगातार शिफ्ट में काम होने वाली माइंस को छोड़कर, क्या बोल रहा है? लगातार शिफ्ट में काम होने वाली माइंस को छोड़कर अन्य माइंस में डिस्ट्रिक्ट का पहला इंस्पेक्शन कौन करेगा भैया? जहां पे लगातार शिफ्ट में काम हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसमें उसको छोड़कर किसी भी माइंस के डिस्ट्रिक्ट का पहला इंस्पेक्शन कौन करेगा? कौन करेगा भैया? सरदार बाबू करेंगे। कौन करेगा? सरदार बाबू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लेस और ट्रैवलिंग रोडवेज की रूफ एंड साइड को सुरक्षित रखने या सुरक्षित बनाने का काम कौन करेगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लेस और ट्रैवलिंग रोडवेज कि रूफ और साइड को सुरक्षित बनाने और रखने की जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरदार बाबू की है। किसकी है? सरदार बाबू की है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में किसी वर्किंग प्लेस पर रूफ की हाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दागता है। क्या बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट में किसी वर्किंग प्लेस पर रूफ की हाइट बॉटम की हाइट से कितने मीटर होने पर बंटन का यूज करते हैं या बंटन का प्रयोग करते हैं। कितने मीटर पे? 3 मीटर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर सरफेस पर निकलने वाली 2 रास्तों में से यदि एक जनरली यूज नहीं हो रहा है या उसमें काम नहीं आता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर सरफेस पे निकलने के 2 जो रास्ते हैं, तो यदि कोई रोडवे जनरली काम में नहीं आता है तो एमएस उसका इंस्पेक्शन कितने दिनों में करेगा? मिनिमम 7 डेज में करेगा। कितने दिनों में करेगा? मिनिमम 7 डेज में करेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रूफ एंड साइड के किनारे मला हटाने और सपोर्ट लगवाने का काम किसका है भैया? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या क्वेश्चन कि रूफ एंड साइड के किनारे का जो मलबा है और जो सपोर्ट लगाने का जो वर्क है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेवारी है? किसकी है? माइनिंग सरदार बाबू की। किसकी है? माइनिंग सरदार बाबू की। ठीक है, चलिए रेगुलेशन 48 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन कि डिसयूज्ड वर्किंग में फेंसिंग लगाने का काम कौन करेगा या किसकी जिम्मेवारी है? डिसयूज्ड वर्किंग में फेंसिंग लगाने का किसकी जिम्मेवारी है? सरदार बाबू का। कहां से? रेगुलेशन 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि माइंस में इनफ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस मिलने पर एमएस माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के तहत सावधानी बरतेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल कलम से नोट करके टिक लगाइए। क्या बोलता है कि यदि माइंस में इनफ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस मिलने पर एमएस माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के तहत सावधानी बरतेगा? किस रेगुलेशन के तहत? रेगुलेशन 166। किसके तहत? रेगुलेशन 166। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 48 से कि डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने पर, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने पर एक्सीडेंट प्लेस का पहला इंस्पेक्शन कौन करेगा? कौन करेगा भैया? सरदार बाबू करेगा, एमएस करेगा। कहां से? रेगुलेशन 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होने पर एमएस किसको सूचना देगा? डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गई है तो एमएस माइनिंग सरदार किसको सूचना देगा? किसको देगा भैया? मैनेजर को देगा या असिस्टेंट मैनेजर को देगा? किसको देगा? मैनेजर को देगा या असिस्टेंट मैनेजर को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग वर्क रेगुलेशन के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार चलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? क्या है क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग वर्क रेगुलेशन के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार चलाने की जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एमएस माइनिंग सरदार की होती है। ठीक है, अब रेगुलेशन 48 का लास्ट पॉइंट है कि भैया सरदार बाबू ओपन कास्ट माइंस में क्या क्या देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज के डेट का युग अंडरग्राउंड नहीं बल्कि ओपन कास्ट आ गया है, इसीलिए किसी भी रेगुलेशन का जो ओपन कास्ट का जो मूंगफली है ना उसको बड़े सलीके से चबाइए आप लोग। ठीक है, चलिए क्या है सरदार बाबू ओपन कास्ट माइंस में क्या देखेंगे? पहला चीज क्या देखेंगे? बेंचों की काथी की ड्रेसिंग। क्या देखेंगे? बेंचों की काथी से ड्रेसिंग। दूसरा चीज क्या देखेंगे? हॉल रोड मेंटेन। क्या देखेंगे? हॉल रोड मेंटेन। तीसरा क्या देखेंगे? बेंच की स्टेबिलिटी। चौथा क्या देखेंगे? ओबी डंप की स्टेबिलिटी। और लास्ट क्या देखेंगे? डस्ट कंट्रोल के उपाय। अब इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, 3 क्या है? सरदार बाबू का काम है, 1 नहीं है। पूछेगा कौन सरदार बाबू का काम नहीं है? 2 दे दिया, 2 नहीं दिया। पूछेगा सरदार बाबू का क्या काम है? तो ओपन कास्ट माइंस का ये 5 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन उसी तरह से देगा। 2 ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन गलत, बोलेगा कौन कौन काम सरदार बाबू का है, कौन कौन नहीं है ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है भाई, चलिए यहां पर हमारा रेगुलेशन 48 खत्म होता है। कितना क्वेश्चन निकल के आया?
12 क्वेश्चन निकल के आया रेगुलेशन 48 से। ठीक है भाई, अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे किसकी, रेगुलेशन 129। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब चर्चा करते हैं किस पे, रेगुलेशन 129 पे। क्या आता है इसका पहला क्वेश्चन निकल के कि यूजी माइंस और ओपन कास्ट का वर्किंग प्लेस और ट्रैवलिंग रोडवेज और लैंडिंग जहां काम किया जाता है और जहां आदमी रखे जाते हैं, और क्या बोल रहा है, जहां से उनका गुजरना अपेक्षित है, वह किसके चार्ज में आएगा। क्या क्या है भैया, ध्यान से सुनिए। यह क्वेश्चन ये घुमा के दाग दे कि माइनिंग सरदार के चार्ज में क्या क्या रहता है, दोनों चीजें। क्या है क्वेश्चन कि यूजी माइंस में या ओपन कास्ट वर्किंग में वर्किंग प्लेस और ट्रैवलिंग रोडवेज, लैंडिंग, और क्या बोल रहा है, जहां काम किया जाता है, वर्किंग प्लेस जहां आदमी रखे जाते हैं, स्टेशन जहां से उनका गुजरना अपेक्षित है, ऐसे चीज किसके चार्ज में रहेगा भैया, किसके चार्ज में रहेगा, एमएस माइनिंग सरदार के चार्ज में रहेगा। कहां से, रेगुलेशन 129 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 129 से, शिफ्ट स्टार्ट के कितने समय के अंदर एमएस अपनी चार्ज में के माइन और डिस्ट्रिक्ट की जांच करेगा। मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, शिफ्ट स्टार्ट के कितने समय के अंदर एमएस अपनी चार्ज के माइन और डिस्ट्रिक्ट की जांच इंस्पेक्शन करेगा। कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एमएस माइनिंग सरदार शिफ्ट के बीच में मिनिमम कितने समय में एक बार ऑल रोडवेज एंड वर्किंग प्लेस की जांच करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। क्या क्वेश्चन कि एमएस माइनिंग सरदार शिफ्ट के बीच में मिनिमम कितने समय में एक बार ऑल रोडवेज एंड वर्किंग प्लेस का इंस्पेक्शन करेगा। कितने समय के अंदर, 4 घंटे में एक बार। कितना, 4 घंटे में एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइनिंग सरदार गैस की मौजूदगी की जांच किससे करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के दागेगा। क्या बोल रहा है, देखिए माइनिंग सरदार गैस की मौजूदगी की जांच किससे करेगा। एक तो दे दिया फ्लैम सेफ्टी लैंप ऑप्शन, मार दिए टिक, लेकिन उसके साथ और एक चीज जुड़ा हुआ है भैया, फ्लैम सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड टाइप इक्विपमेंट जो डीजीएमएस से अप्रूव्ड किया है। और अगर दोनों है तो दोनों मारिए, अगर एक है तो कोई एक मारिए। फ्लैम सेफ्टी लैंप नहीं दिया, अप्रूव्ड इक्विपमेंट दिया था, इक्विपमेंट मारिए। ठीक है, तो क्या है, एमएस गैस की मौजूदगी की जांच किससे करेगा, फ्लैम सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड इक्विपमेंट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ओपन कास्ट माइन से। क्या है कि ओपन कास्ट वर्किंग में माइनिंग सरदार ओवरहैंग अंडरकट के किनारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ओपन कास्ट वर्किंग में एमएस ओवरहैंग अंडरकट के किनारे कितने मीटर के अंदर लूज पत्थर आ जाए तो एमएस क्या करेगा, फेंसिंग लगाएगा। क्या है क्वेश्चन, ओवरहैंग अंडरकट के किनारे कितने मीटर के अंदर लूज पत्थर आ जाए तो एमएस क्या करेगा, फेंसिंग लगवाएगा। कितने मीटर के अंदर, 3 मीटर के अंदर अगर आ जाए तो। ठीक है, और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का टॉपिक, 12 टॉपिक में से एक टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। इस रेगुलेशन से एक क्वेश्चन वहां से भी निकल के आता है। क्या क्वेश्चन कि एमएस अपने रिपोर्ट में किसकी संख्या दर्शाएगा। क्या है, एमएस अपनी रिपोर्ट में, माइनिंग सरदार अपनी रिपोर्ट में किसकी संख्या दिखाएगा। किसकी संख्या दिखाएगा भाई, अपने चार्ज में आने वाले टोटल मैन पावर की संख्या दर्शाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग से। कहां से, रेगुलेशन 129 से, कि एमएस माइनिंग सरदार अपने रिपोर्ट में यह लिखेगा कि उसके चार्ज में कितना मैन पावर है। ठीक है, 129 रेगुलेशन का अगला क्वेश्चन क्या है, हम इस पर अब चर्चा करते हैं। क्या है 129 का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। यह क्वेश्चन कहां से निकल के आ रहा है, सिंकिंग शाफ्ट से निकल के आ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंकिंग शाफ्ट में एमएस किसका चार्ज लेगा, घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि सिंकिंग शाफ्ट में एमएस माइनिंग सरदार किसका चार्ज लेता है। किसका चार्ज लेता है भैया,
शाफ्ट के बॉटम का चार्ज लेता है। किसका चार्ज लेता है? शाफ्ट के बॉटम का चार्ज लेता है। ठीक है, कहां से? रेगुलेशन 129 से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सिंकिंग शाफ्ट से क्या आएगा कि सिंकिंग शाफ्ट में एमएस अपने चार्ज का लेन देन कहां करते हैं? क्या क्वेश्चन कि सिंकिंग शाफ्ट में एमएस अपने चार्ज का लेन देन कहां करते हैं? कहां करते हैं भैया? शाफ्ट के बॉटम में करते हैं। कहां करते हैं? शाफ्ट के बॉटम में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 129 से, और लास्ट क्वेश्चन क्या है 129 से कि क्वारी के ऊपर डिसयूज वर्किंग और अबैंडनमेंट क्वारी के ऊपर फेंसिंग लगवाने की जिम्मेवारी वर्क किसका है? क्या है? क्वारी के ऊपर डिसयूज वर्किंग और अबैंडनमेंट क्वारी के ऊपर फेंसिंग लगवाने का कार्य किसका है? किसका है? सरदार बाबू का है। किसका है? सरदार बाबू का। कहां से? रेगुलेशन 129 से। ठीक है, चलिए रेगुलेशन 129 आपका यहां खत्म हो गया। अब हम आते हैं रेगुलेशन कहां पर? 166 पे। क्वेश्चन है गाइस, इन्फ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस। अगला क्वेश्चन क्या है 166 से? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन घुमाने वाला है। कैसे दाग रहा क्वेश्चन, इस पे नजर रखिए। क्या है कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम वाली माइंस में, क्या है? फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम वाली माइंस में मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की मात्रा, क्या है? मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की मात्रा क्या होगी? क्वेश्चन ये है मेरा। क्या क्वेश्चन कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम वाली माइंस में मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की मात्रा क्या होगी? क्या होगी? 0.1% और उससे अधिक। क्या है? 0.1% और उससे अधिक। दूसरा क्वेश्चन क्या है सेकेंड डिग्री माइंस के लिए कि सेकेंड डिग्री गैसीय सीम वाली माइंस में मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की मात्रा परसेंटेज क्या होगी? क्या होगी? 0.5% और उससे अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है थर्ड डिग्री माइंस के लिए कि थर्ड डिग्री गैसीय सीम वाली माइंस में मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की मात्रा क्या होगी? 1.25% और उससे अधिक। क्या है? फर्स्ट डिग्री में 0.1% और उससे अधिक, सेकेंड डिग्री में 0.5% और उससे अधिक, और थर्ड डिग्री में क्या है? 1.25% और उससे अधिक। किस चीज की भाई? मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की मात्रा बताएगा ये तीनों डिग्री में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को घुमाने वाला क्वेश्चन है कि माइंस में नॉक्सियस गैस की जांच हम लोग किससे करेंगे? क्या क्वेश्चन? माइंस में नॉक्सियस गैस की जांच हम लोग किससे करेंगे? किससे करेंगे? सीआई द्वारा अप्रूव्ड टाइप सीओ डिटेक्टर से। किससे करेंगे? सीआई द्वारा अप्रूव्ड सीओ डिटेक्टर से। किससे करेंगे? सीआई द्वारा अप्रूव्ड सीओ डिटेक्टर से। ठीक है, रेगुलेशन 166 का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि माइंस में अगर इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस मिलता है तो, क्या मिल गया? इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस मिलता है तो एमएस अपने रिपोर्ट में किन किन बातों का उल्लेख करेगा? मैं पहले बोल रहा हूं दोस्तों कि रिपोर्ट राइटिंग आपका टॉपिक में है, इसीलिए रिपोर्ट वाला जो भी क्वेश्चन है थोड़ा लाल रंग से घेर के अलग खाते में रखिए, उसको अलग फ्लॉपी में इसको स्टोर कीजिए। क्या क्वेश्चन कि अगर माइंस में इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस मिल जाता है तो एमएस अपने रिपोर्ट में किन किन बातों का उल्लेख करेगा? किन किन बातों का उल्लेख करेगा? पहला, गैस कब और कहां मिला। किन किन बातों का उल्लेख करेगा? गैस कब और कहां मिला। दूसरा क्या बताएगा कि गैस कब हटाया गया। उससे पल्ला में हटा तो ठीक, नहीं तो आगे वाले के चार्ज में दे दिया गया, या कोई हल्का गैस लेयरिंग वगैरह आ गया, भाई डक्टिंग आगे बढ़ा दिया, हाँ 1-2 घंटा मेरा ब्रेकडाउन रहा, वो फेस बंद रहा, उसके बाद चालू हो गया। ऐसा ही होगा ना, हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो कब हटाया गया। ठीक है, और इन्फ्लेमेबल गैस की अगर बात करें, अगर माइंस में इन्फ्लेमेबल गैस की अवस्था मिल गई है तो उस वाले रिपोर्ट में हम लोग को क्या करना है कि इन्फ्लेमेबल गैस की अवस्था में क्या करना है हमको? उसका परसेंटेज भी लिखना है। क्या लिखना है? उसका परसेंटेज भी लिखना है। ठीक है दोस्तों,
तो आज का ये वीडियो हम लोग ईसीएल का टॉपिक जो 1 था सिलेबस का, उसका हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन जो है चिट्ठा हम लोग खोल के साफ साफ अक्षर से पढ़ लिए भैया। ठीक है, अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा वो दूसरे नंबर टॉपिक पे आएगा, जिसमें आपका टिम्बरिंग है, रूफ बोल्टिंग है, ग्रिस्टेस्टरिंग है, क्या आपका सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल है। ठीक है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे इसी तरह से, जैसे रेगुलेशन, और जो अगर रेगुलेशन से नहीं दिया है टॉपिक, जैसे रेगुलेशन में आपका कहीं पे रूफ बोल्टिंग का है नहीं हिसाब किताब, एंकरिंग टेस्टिंग का हिसाब किताब थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो वो सब हम लोग कहां से ले रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं, कौन कंफ्यूजन मत रखना, वो मैं एलसी काकू से लूंगा या एचपी सोनू से लूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे भी हो टोटल मटेरियल एज ए टॉपिक वाइज आपके सामने प्रस्तुत करने की मेरी जिम्मेवारी है। तो अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2 पर चर्चा करने के लिए। चलते चलते आप लोगों से पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि ये ईसीएल का पहला वीडियो का प्रयास मेरा कैसा रहा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिएगा दोस्तों, और अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।